नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास की जो मैंने 7 दिन की 7 मैराथन क्लास का दोस्तों आपको जो लॉन्च किया था वीडियो, उसमें बताया था कि आपको 7 दिन में 7 प्रकार की मैराथन क्लास मिलेगी। इसकी पहली मैराथन क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने हिंदी के क्वेश्चन किए हैं। आपको बताया था कि हिंदी की 2 मैराथन क्लास आपको मिलेंगी। 7 मैराथन में 2 मैराथन आपकी हिंदी की रहेगी। तो आज दूसरी मैराथन क्लास लेकर एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और दोस्तों, ये जो आपका सेशन रहेगा ये इंपॉर्टेंट होगा ऑल एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, जेल वार्डर, फायरमैन, एमपी जेल प्रहरी, जितने भी एग्जामिनेशन में हिंदी क्वेश्चन आते हैं सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो सेशन हुआ था उसमें 70 क्वेश्चन आप निकल लिए थे। आज इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने उसमें पहली मैराथन क्लास देखी होगी तो आपको भली बात पता होगा कि हमारा उस समय का अंतिम क्वेश्चन था कि युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना पर कविताओं में किसकी प्रधानता होती है, तो आपके ओजगुण की मैंने आपको बताया था। चलो दोस्तों, इस सेशन को यहीं से फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से मैं आपके सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जो आपकी वर्तमान हिंदी है दोस्तों, इसका प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? दोस्तों, आपको भली बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो दोस्तों हमारी हिंदी इसको राजभाषा का दर्जा मिला है। और उसमें कौन सी बोली? आपकी खड़ी बोली को ये बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब थे, उन्होंने हमारे जो हिंदी थी इसको 5 उपभाषा में बांटा था, 5 उपभाषा में। और इसके अंतर्गत 17 बोलियां बताई थी। कितनी बताई थी? 17 बोलियां बताई थी। जिसमें दोस्तों आपके अलग अलग उपभाषा से अलग अलग बोलियां बताई थी। तो आपको पता होना चाहिए जो खड़ी बोली है दोस्तों, ये आपके उपभाषा में पश्चिमी हिंदी से दोस्तों क्या है? आपकी विकसित है। पश्चिमी हिंदी दोस्तों जो साउथ इंडिया ब्रज से विकसित होती है, तो उसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आपकी 5 बोलियां आती हैं। और उसमें एक होती है आपकी खड़ी बोली, तो वही खड़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत दोस्तों की ब्रज भाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है, हरियाणवी भी आती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 5 बोलियां थी। दोस्तों, अवधि की बात करेंगे तो अवधि भी हिंदी की एक बोली है। और दोस्तों ये आपकी जो पूर्वी हिंदी होती है उसकी आपकी एक भाग है आपकी अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आपकी पूर्वी हिंदी के हैं। और पूर्वी हिंदी दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है। यहाँ पर मैंने आपको अवधि के बारे में बता दिया, ब्रजभाषा के बारे में आपको बता ही दिया कि ये भी आपका पश्चिमी हिंदी से विकसित है, खड़ी बोली भी आपकी पश्चिमी हिंदी से विकसित है। और दोस्तों देवनागरी तो आपकी लिपि है, देवनागरी दोस्तों आपकी हिंदी की लिपि है। अगर पूछ ले हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। जैसे पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, जैसे आपकी इंग्लिश की रोमन लिपि है, उसी प्रकार से हिंदी की आपकी देवनागरी लिपि है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? बघेली, अभी पीछे मैंने बताया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 उपभाषाएं आती हैं, तो 3 बोलियां आती हैं। उपभाषा तो एक खुद ही है, तो 3 बोलियां आती हैं। कितनी? 3 बोलियां आती हैं। इसमें एक होता है दोस्तों आपका अवधि, एक होता है आपका बघेली, और एक होता है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब राजस्थान के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कुल 4 आपकी बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आती हैं, जिसमें आपका मगही, मैथिली और भोजपुरी है। पश्चिम हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं। 5 के बारे में पीछे बता चुका हूं मैं आपको कि कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, ये आपकी 5 जो होते हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, ये बता ही मैंने आपको दिया है। इसमें बघेली भी एक है, तो इसका भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो मेरा उद्देश्य इतना रहता है कि आपको दोस्तों एक ही क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कनेक्ट करके पढ़ा दीजिए। दोस्तों, असली पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि आपको कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कनेक्ट करके पढ़ें। जैसे आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसका 33 उत्तर हो जाएगा, लेकिन इस विकल्प में और भी कुछ क्या मैं जान सकता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बता दिया कि बघेली बोली का संबंध आपकी पूर्वी हिंदी से, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या होता है, बिहारी के अंदर क्यों नहीं होगा, राजस्थानी क्यों नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको पता है, तभी आप दोस्तों अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को इसको उगना नहीं है, बल्कि वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। जो अतिरिक्त जानकारियां आपको दी जाती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको लिखकर याद कर लेना है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि 33 है व्यंजनों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों? कितनी है? स्वरों की संख्या दोस्तों आपके परंपरागत रूप से 11 है, और कुल तो आपको 13 है। उसी प्रकार से दोस्तों व्यंजनों की संख्या आपके परंपरागत रूप से 33 मानी जाती है, और वैसे तो 39 है। और ये 39 और ये 13 ये मिलकर वर्णमाला में आपकी 52 वर्ण हो जाती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? कुल 11 नहीं, कुल 13 स्वर होते हैं लगभग। तो ये आपको अगर संख्या पूछी जाती है तो 11 ही लगाना है आपको, लेकिन कुल आपके 13 होते हैं, क्योंकि आपके री एक होता है, कभी कभी इसको भी नहीं जोड़ा जाता तब तो 10 ही हो जाती है, लेकिन लगभग री को जोड़ा जाता है। लेकिन इस 13 में दोस्तों जो 11 होते हैं, इसमें अंग और
जो अंग और अह है इसको दोस्तों यहाँ पर हटा दिया जाता है, इसलिए आपकी 11 संख्या बन जाती है, क्योंकि इसको आपके अयोगवा की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, इया, तो इसमें कौन सा नहीं है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों इया है जो ये आपके ट वर्ग होता है उसका अंतिम मतलब पंचमाक्षर है, और ये एक प्रकार का नासिक के व्यंजन है, ना कि स्वर। तो स्वर कौन सा नहीं है? आपको इया ही नहीं है। आ तो है ही है, ए भी है और उ भी है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आ की, तो ये तो आपका एक मूल स्वर है, और उ और ए की बात करेंगे तो क्या दोस्तों? ए और उ की बात करेंगे, उ भी दोस्तों एक प्रकार का मूल स्वर है, और ए की बात करेंगे तो एक प्रकार का संयुक्त स्वर है। अ और ई मिलने से दोस्तों आपका ए बनता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि साखी के रचयिता कौन है? तो आप सबको पता है कि कबीरदास जी साखी शब्द तीनों के रचनाकार हैं। सूरदास जी की सूर सागर है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रसखान का प्रेम वाटिका है। रसखान का क्या दोस्तों का? प्रेम वाटिका है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों रहीम की बात करेंगे तो रहीम के दोहों के लिए प्रसिद्ध है, कबीरदास भी। साखी किसके हैं? कबीरदास की। इसके बाद भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर जो गीत हो दोस्तों इसके रचयिता कौन है? या फिर पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सूरदास, घनानंद, विद्यापति, आपके शिवा सिंह। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सूरदास जी की। एक आपकी रचना है, आपकी एक सूर सागर है और एक भ्रमर गीत भी है। भ्रमर गीत किसकी रचना? आपकी सूरदास जी की है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो प्रयोगवाद है दोस्तों हिंदी में, जो दोस्तों प्रयोगवाद है, सबसे पहले आपके भारतेंदु युग आता है 1850 से लेकर 1850 से लेकर लगभग 1900 ईस्वी तक रहता है। फिर दोस्तों आपका द्वितीय युग आता है, उसके बाद छायावाद युग आता है, उसके बाद ही दोस्तों आपका प्रयोगवाद युग आता है, तो उस प्रगतिवाद फिर आता है। तो उसी प्रकार से जो प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है, तो ये प्रयोगवाद था, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निराला, अज्ञेय, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अज्ञेय साहब जो हैं ये आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे, क्योंकि निराला, पंत और जयशंकर प्रसाद ये तीनों आपके छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु युग आया था, उसके बाद दोस्तों छायावादी युग आया था, उसके बाद नहीं, पहले भारतेंदु युग आया था, उसके बाद द्वितीय युग आया था, फिर छायावादी युग आया था, फिर प्रगतिवादी युग आया था, फिर प्रयोगवाद आया था, फिर नई कविताएं आई थी। उसी प्रयोगवाद के प्रवर्तक अपने अज्ञेय साहब थे। ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना आपकी कामायनी, बहुत बार पूछती है कामायनी। वैसे तो लहर, आंसू, कामायनी सब इन्हीं के हैं, और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इस प्रकार से नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। और निराला की बात करेंगे तो जूही की कली इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जूही की कली। और पंत की बात करेंगे तो चिदम्बरा के लिए इन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। चिदम्बरा के लिए इनकी रचना है चिदम्बरा, पल्लव, उत्तरा, इस प्रकार से कई सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद सुनिए क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? जो फणीश्वर नाथ रेणु है किसके लेखक हैं? गबन के, गोदान के, गीतांजलि के लिए या फिर मैला आंचल के लिए? बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग यहीं पर गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि आप लोग व्याकरण तो कर लेते हैं लेकिन साहित्य में ही आप फंस जाते हैं। तो आप लोग पता होना चाहिए कि गबन और गोदान तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपके प्रेमचंद्र जी की रचनाएं थी। आपके गबन गोदान दोनों थी, और गीतांजलि भी इनकी नहीं थी, क्योंकि गीतांजलि आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब की थी। तो मैला आंचल किसका हो जाएगा? आपका फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शन को हटा के भी सही उत्तर कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यप में दोस्तों क्या दोस्तों? यद्यप में आपके यण संधि है। और पहले ही वीडियो में दोस्तों आपके पांचों संधि के बारे में आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयात संधि सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने आपको कर दी थी, और आपको बता दिया था कि दोस्तों ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यदि धन अपि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये ई था दोस्तों, ये ई आगे वाले आ से मिलकर यह हो जाएगा, और द हो जाएगा, दा और यह मिलकर आपके यद्यप और पीछे वाला अद्यपि। तो इस प्रकार से आपकी यण संधि हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलेंगे कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण? दोस्तों मनोहर तो होगा नहीं, क्योंकि मनः धन हर जो होता है, मनः धन हर ये आपका होता है, ये तो आपको बिल्कुल पता है कि आपका विशेष संधि होती है। पवन। उसके बाद ये नमस्कार है दोस्तों, ये भी नहीं, क्योंकि नमः धनकार बराबर होता है नमस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत आसान है। और जो होगा दोस्तों संयोग भी होगा नहीं, समधन योग बराबर संयोग होता है, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये विशेष संधि का उदाहरण है, ये भी विशेष संधि का उदाहरण है। दोस्तों को जो पवन है जिसका आपका संधि विच्छेद होता है पोधन अन बराबर होता है आपका क्या दोस्तों? बराबर होता है आपका पवन। ये आपका एक प्रकार की स्वर संधि है, स्वर संधि में भी एक प्रकार की अयात संधि है। तो स्वर संधि का उदाहरण आपके पवन हो जाएगा, ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मनोयोग का सही विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों मनोयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार की विसर्ग संधि है।
संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो उसमें जो विसर्ग संधि होती है उसी का दोस्तों ये उदाहरण है मनोयोग, और इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा मन धन योग बराबर मनोयोग। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा रूल होता है विसर्ग संधि का। कभी मैं दोस्तों मैं कंप्लीट कराऊंगा तो आपको पूरा विसर्ग संधि के बारे में बता दूंगा, तो आप लोग भी देखते हैं इसका उत्तर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों है सन्नमति। सन्नमति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समधनमति, सनधनमति या फिर सदधनमति या फिर सतधनमति। तो ये आपको बताना बहुत ही ज्यादा क्या दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपकी संधि के कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में संधि के कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सतधनमति। सतधनमति बराबर हो जाएगा सन्नमति। क्या हो जाएगा दोस्तों, सन्नमति हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये व्यंजन संधि का एक रूल है, व्यंजन संधि का दोस्तों एक रूल है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, श्रवधन अण, श्रावधन अन, श्रावधन अण या फिर श्रवधन अन। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा क्या दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि के कई सारे क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि संधि से आपकी कोई दिक्कत ना होने पाए। तो दोस्तों श्रावण का आपका ये हो जाएगा दोस्तों एक प्रकार की व्यंजन संधि है। कौन है, एक प्रकार की व्यंजन संधि है जो न करना बन जाता है, तो श्रवधन अन बराबर श्रावण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि आंसू का बहुवचन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दोस्तों आंसू शब्द है इसका बहुवचन हो जाता है आपका आंसू। वैसे दोस्तों आंसू पर की खुद ही बहुवचन शब्द है, लेकिन उसके बाद भी अगर आंसुओं का पूछे बहुवचन तो आपको आंसुओं पर सही टिक लगाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन भी था, आप लोगों को उम्मीद है कि पता भी होगा। इसके बाद चलेंगे अव्यय कितने भी होते हैं। दोस्तों अव्यय क्या होता है, दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया है कि जो आपका होता है इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है, उसमें दोस्तों आपका ये सारे विकारी शब्द हैं और अव्यय एक प्रकार का अविकारी शब्द है और इसके चार भेद होते हैं, जिसमें एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के भेद आपके चार हो जाएंगे। ये बातें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी है। और ये भी बता दिया कि आपके जो सर्वनाम होते हैं ये आपके 6 भेद होते हैं और संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, विशेषण के भी आपके 4 भेद होते हैं। ये बातें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी है। इसके बाद है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वृक्ष, पुष्प, अनीक या फिर अरि। तो सेना का सही संधि पर्यायवाची क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनीक। अनीक मतलब ही आपका सेना होता है, अनीक मतलब ही आपका सेना होता है। वृक्ष तो होगा नहीं क्योंकि वृक्ष दूसरा होता है, पुष्प भी दूसरा होता है, पुष्प का दोस्तों का पुष्प भी होता है, पुष्प भी होता है और दोस्तों आपके पास सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है। इस प्रकार के शब्दों के पुष्प की पर्यायवाची होते हैं। और दोस्तों अरि मतलब होता है, दोस्तों अरि मतलब होता है आपका शत्रु। अरि मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। इसके बाद का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं दोस्तों पहले ही बता दिया है, कई बार बता दिया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों के नाम भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। कई सारे संधि के विच्छेद आपके संधि करके भी मैंने आपको बिल्कुल सही से समझा दिया है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आपका अत्याचार हो जाएगा अतिधन चार, अतिधन अतिधन आचार, अतिधन आचार होना चाहिए, अतिधन आचार होना चाहिए आपका डी विकल्प, अतिधन आचार। और एक प्रकार की यण संधि है, इसमें ई के बाद यह आए तो यह हो जाता है और ये आधा ता हो जाता है और आगे वाला तो आ ही जाएगा अत्या और पीछे वाला पूरा जुड़ जाएगा अत्याचार। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रकार की यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि के बारे में तो कई बार बता दिए हैं, आयात संधि के बारे में बता दिया और पिछले वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसी वीडियो को जो आई बटन होता है, आई बटन वहाँ पर आपको मिल जाएगी इसके पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, तो जाकर पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो का नया मैराथन क्लास आए, नई मैराथन आपकी हिस्ट्री की होगी, किसकी होगी, हिस्ट्री की मैराथन होगी आपकी तीसरी क्लास में। तो इसके लिए भी बिल्कुल आप तैयार हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। देखिए दोस्तों छठवां आपका क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग आपका नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर ओढ़ना। तो किसमें आपका उपसर्ग नहीं है ये आपसे पूछा गया है। और कई बार मैंने आपको बताया है कि दोस्तों आपके जो मूल शब्द होते हैं उसमें जो आगे की तरफ लगते हैं, जो मूल आपके शब्द होते हैं उसमें जो आगे की तरफ शब्दांश लगते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो पीछे की तरफ लगते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। तो आपके इसमें से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सुवाद का अपवाद होता है, इसमें तो प्रयोग हुआ है। जय का पराजय कर दिया पर आगे लगाकर, तो ये इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग है। प्रभाव, भाव और ओढ़ना। दोस्तों जो ओढ़ना है मुझे लग रहा है इसमें कोई सी भी प्रकार के दोस्तों आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ओढ़ना में किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और प्रभाव में आगे उपसर्ग लगा हुआ है। तो अब इसमें आपका अब उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि एक प्रकार की एक क्रिया स्वयं ही है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कनिष्ठ में दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपसे पूछ जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा इष्ट। इसमें इष्ट, कन में दोस्तों इष्ट लगकर कनिष्ठ बना है, कौन सा शब्द बना है आपका कनिष्ठ शब्द बना है, तो इष्ट प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निर। इसमें इस प्रकार से रहेगा ये, तो निर उपसर्ग हो जाएगा, निर उपसर्ग इसमें हो जाएगा, उपसर्ग आगे की तरफ रखते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये आपसे पूछा गया है और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है तद्धति प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये आपके क्रिया के पीछे लगते हैं और जो तद्धति प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके पीछे लगते हैं, तो कृदंत का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रिया के पीछे लगते हैं। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा गया है और उपसर्ग के बारे में तो आपको मैंने पहले पीछे ही बता दिया है। सुयोग, योग का सुयोग, इसमें तो आपका उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें तो आपका उपसर्ग लगा हुआ है। आपको ये बताना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, देश में विदेश लगा हुआ है। अत्यधिक में दोस्तों अधिक एक शब्द था उसमें अति आगे जोड़कर अत्यधिक बनाया गया है, तो इसमें भी उपसर्ग है, इसमें सु उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है और सुरेश में दोस्तों किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये प्रकार का मूल शब्द है। और बात करेंगे तो इसमें आपके संधि विच्छेद है तो बन जाएगा आपका सूर्यधन ईस बराबर सुरेश बना है, सूर्यधन ईस बराबर और ईमेल के ये हो जा रहे हैं, तो सूर्यधन ईस बराबर आपका सूर्य बना हुआ है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और ये प्रकार का मूल शब्द है, इसमें किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद देखेंगे तुम दोस्तों कि गौशाला में कौन सा समास है, अब समास की बात कर लेते हैं। समास के पिछले आपके ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि गौशाला में आपका कौन सा समास है, गौशाला में आपका कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। आप सभी के पेपर में यूपीएसआई में, जेल वार्डर में, फायरमैन में, यूपी लेखपाल में, यूपी जेल प्रहरी में जितने भी पुराने पत्र मैंने उठाए वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सभी को बारी बारी पर करके मैंने यहाँ पर ले लिया है। देखिए गौशाला में कौन सा समास है या फिर पूछा गया, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास है। तो दोस्तों इसका उत्तर जगह आपका ऑप्शन है तत्पुरुष समास। आपकी गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, तो यह हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। और आपके तत्पुरुष के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तारपूर्वक बता भी दिया था कि तत्पुरुष होते हैं जिनमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो गाय के लिए शाला, तो के लिए हटकर गौशाला बन जा रहा है, तो इस प्रकार से जहाँ विभक्तियों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास के बारे में भी पिछले वीडियो बताया था, तो पिछले वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जितने भी आपके नए वीडियो होंगे तो वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे। देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में आपका कौन सा समास पूछा है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो अव्ययभाव समास के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि जिसमें पहला पद प्रधान और अव्यय होते हैं, तो उसमें किसी प्रकार के अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्मधारय समास में जिसमें एक पद की दोस्तों एक पद उसमें विशेषण हो और एक आपका विशेष्य हो, तो चक्रपाणी, तो ये दोस्तों आपके कर्मधारय समास हो सकता है। लेकिन बहुब्रीहि जो समास होता है दोस्तों, जिसमें जो आपका बहुब्रीहि समास होता है वो मैंने बताया था कि वो इस प्रकार का समास होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर में मैंने आपको बताया था कि लंबा है उदर जिसका, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाता है आपका गणेश, इसका एक नया दोस्तों आपको भाव मिल रहा है गणेश का, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो चक्रपाणी कहने दोस्तों हमें जिसके पानी में चक्र हो, तो किसके आपके विष्णु, तो एक नए व्यक्ति के बारे में यहाँ पर संकेत मिल रहा है, तो आपका इस प्रकार का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया। समास के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और दोस्तों नर में हो जो उत्तम, नरों में उत्तम, नर उत्तम, तो ये तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में और पर आता है, तो नर में उत्तम, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी बार इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है कि नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है द्विगु समास। पीछे बताया था कि आपको पिछले वीडियो में कि द्विगु समास वो होते हैं जिसका पहला पद आपके संख्यावाची विशेषण होता है, तो इसमें नव दोस्तों क्या आपका संख्यावाची विशेषण है, नव ग्रहों की विशेषता बता रहा है कि वो नव ग्रह हैं, तो ये प्रकार का द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशा शब्द है। दोस्तों देशा शब्द वो होते हैं जिसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, मतलब स्वयं अपने आप ही आ जाते हैं। अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर लोटा। दोस्तों इसमें जो लोटा है प्रकार का क्या है आपका देशा शब्द है, इसमें कहीं भी इसका वर्ण नहीं मिलता है कहाँ से आपके उत्पन्न हुए, लेकिन ऐसे ही अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं और लोग आज देशों में आपके गांव में इसका प्रयोग भी अच्छे के साथ करते हैं। तो जैसे शब्द हो जाएगा आपका लोटा। अग्नि दोस्तों आपका ये प्रकार का दोस्तों आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, आपको पता होने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खेत ये प्रकार का दोस्तों क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, जिसका दोस्तों आपका तत्सम होता है आपका क्षेत्र। क्या होता है आपका क्षेत्र, बहुत बार पूछा भी जाता है।
और सो इस वीडियो को मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। लाइक दोस्तों बहुत ही कम रहता है, आप लोग कितने लोग देखते हैं कि लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। लाइक से दोस्तों हमें किसी प्रकार का फायदा नहीं, लेकिन उसके बाद में देखते हैं कि कितने लोगों को ये क्लास अच्छी से समझ में आ रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रकार के बहुत ही अच्छे वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये आपसे पूछ रहा है। शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ज्यादा क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन ए शत्रुता। जो शत्रुता है एक प्रकार की क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा कितनी होती है? संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। इसमें एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है दोस्तों आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होता है समूहवाचक संज्ञा और एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वो होती है इसमें किसी प्रकार के स्टेट, किसी प्रकार दशा, गुण, धर्म इसकी जिसमें बताई जाती है इसके बारे में, तो आपका भाववाचक संज्ञा होती है। तो शत्रुता एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल का, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनल नहीं कहा गया है। अनल मतलब होता है दोस्तों आपका आग, अग्नि, अनल, पावक, कृष्णान, वाहक, ज्वाला, इस प्रकार की आपकी आग की पर्यायवाची हो जाती है। तो अनिल किसका पर्यायवाची है दोस्तों? अनिल आपके पवन का पर्यायवाची, पवन, शमीर, हवा, अनिल, इस प्रकार के आपके पवन की पर्यायवाची हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? चंचला, विपुला, सरसी या फिर अचला। तो दोस्तों ये आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अचला जो होता है, ये आपकी धरती का पर्यायवाची होता है। धरती का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? आपका अचला हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धरती के और भी पर्यायवाची आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसका पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों आपका, इसका पर्यायवाची आपका इला भी होता है, मेदिनी भी होता है, धरा वसुंधरा तो आपको मान लीजिए पता ही है, और दोस्तों आपके अवन भी होता है, अवन भी होता है, रत्नगर्भा भी होता है, रत्नगर्भा भी होता है। तो इस प्रकार के आपके धरती के पर्यायवाची। रत्नगर्भा के बारे में पीछे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था, तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और मेदिनी, अवनी, इला, रत्नगर्भा इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके धरती के पर्यायवाची होते हैं, ये आपको बिल्कुल मुख पर याद होने चाहिए। और आपको आपके वसुंधरा, धरा, पृथ्वी इस प्रकार के इसके पर्यायवाची तो आपको पहले से ही याद है, जो नहीं है उसको मैंने आपको बता ही दिया है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का व्योम भी है, आपका नभ भी है, आपके आनंद भी है, लेकिन अम्बक नहीं हो जाएगा, क्योंकि अम्बक मुझे लगता है ये पानी का पर्यायवाची होगा, पानी का। अम्बु तोय पानी, इस प्रकार के आपके पानी के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके आम का पर्यायवाची शब्द है। तो आम का पर्यायवाची कौन सा शब्द है आपका? अमृत फल, आम्र, रसाल या फिर पिक। तो इसमें कौन सा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? ये शब्द याद रखिए कौन सा इसमें नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमृत फल, आम्र, रसाल और दोस्तों सौरभ, अति सौरभ, ये आपके ये सारे आपके आम के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपका पिक किसी प्रकार के आम का पर्यायवाची नहीं। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गमन का विलोम कौन हो जाएगा? गमन का विलोम दोस्तों, गमन का विलोम हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। मौन का विलोम क्या होगा दोस्तों? मौन का विलोम क्या होगा? मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। ये पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके मयंक और विकार तो होगा नहीं, मयंक और विकार तो होगा नहीं। मुखर या फिर मौखिक में दोस्तों, मुखर या फिर मौखिक में क्या होगा आपको बताना है, मुखर या फिर मौखिक में। तो दोस्तों मौन का पर्यायवाची हो जाता है आपका मुखर। क्या हो जाता है? मुखर हो जाता है, मुखर। मौन जो ना बोल सके, मुखर जो बोल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोक्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों? परोक्ष मतलब जो सामने ना हो, और इसका प्रत्यक्ष होता है, आप सबको पता ही है, आपको सबको पता ही है। अपरोक्ष नहीं होगा, ये आप लोग गलती से भी मत कीजिएगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कृतज्ञ का विलोम क्या दोस्तों? कृतज्ञ के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको कृतज्ञ से याद आया कि मैं आपको एक वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी की महामैराथन क्लास, और सबसे बड़ी मैराथन क्लास लगभग 3 आवर्स की है। 3 आवर्स की दोस्तों क्लास है आपकी, 3 आवर्स की। और उसमें जो हिंदी के 500 शब्द मैंने करा दिए हैं अनेकार्थी से। जैसे कृतज्ञ गए तो जैसे जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ। इस प्रकार के 500 शब्द मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए। लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पर, एंड स्क्रीन पर, तीनों पर मैंने दे दी है, जाकर अवश्य ही देख लीजिएगा। अगर आप एक बार में नहीं देख पाते 3 घंटे, तो 3 बार में इसको 1-1 घंटे करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपकी बहुत सारी शब्द शक्ति मजबूत हो जाएगी, और इस प्रकार के विलोम भी आप आसानी के साथ कर लेंगे। हमारा प्रत्यक्ष, परोक्ष, कृतज्ञ सबके बारे में आपको विशेष रूप से बताया गया है। देखिए आपके कृतज्ञ का विलोम क्या होगा?
तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कृतज्ञ का क्या विलोम हो जाएगा, आपके कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। कृपण जिसमें होता है आपका कृपाण जो होता है, कृपण नहीं कृपाण, जो कृपाण होता है आपकी ये तलवार का प्रयोग, आपकी कृपाण तलवार का प्रयोग होता है। और करुण जो होता है दोस्तों, जो करुण होता है इसका आपका हो जाएगा दोस्तों कि निर्मम, इस प्रकार का इसका विलोम हो जाएगा। और कठिन का सरल, इस प्रकार के आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह वस्तु जो नाशवान हो, इस प्रकार की अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। अगर आपने उन प्रकार के 500 शब्दों को करा होगा, उसी से ये क्वेश्चन है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, उसी क्या कहते हैं, नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। इन चारों के बारे में उसमें मैंने बताया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उत्तर जगह आपका ऑप्शन है नश्वर। नश्वर कहते नहीं कि यह धरती तो नश्वर है, हम सब तो नश्वर है, कहने मतलब हम लोग क्षण भंगुर हैं, समाप्त तो हो जाने वाले हैं। और शाश्वत उसे कहते हैं, यह ईश्वर शाश्वत है, जो हमेशा से ही आपके चिरकाल से लगातार रह रहा है और कभी उसका समाप्त नहीं होगा, उससे कहते हैं शाश्वत। और आपके नश्वर उसे कहते हैं जो समाप्त हो जाएगा। अलौकिक उसे कहते हैं जो आपके दिखता ना हो, और अमर उसे कहते हैं जो मरे, कभी मरे ना। 89वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, कामिनी, शुभगा, सधवा या फिर मधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। इन सब के बारे में वीडियो में बताया गया 500 शब्द में, अगर आप कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन इस प्रकार के आपके नहीं जाएंगे। तो सधवा उसे कहते हैं जिसका पति जीवित हो, विधवा उसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो, आगमिष्यत पति काम उसे कहते हैं जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे आपके अभिनेत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अभिनेत्री करते हैं। जो नाचती है उसे कहते हैं नर्तकी। और नायिका और अभिनेत्री, नायिका और अभिनेत्री तो एक ही बात है, नायिका और अभिनेत्री तो दोस्तों यहाँ पर एक ही बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों ऑप्शन में मिसमैच है, लेकिन अभिनेत्री से उत्तर हो जाएगा अभिनय। अगर आप पूछिए कि जो नाटक करती है उसे कहते हैं नायिका, आपकी जो नाचती है उसे कहते हैं नर्तकी। अगर अभिनय पूछ रहा था तो अभिनेत्री ही सही उत्तर हो जाएगा। अभिनेता का आपका स्त्रीलिंग हो जाता है अभिनेत्री, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि थोड़ा जानने वाला क्या कहते हैं, अल्पज्ञ, बहस, मूर्ख, अज्ञ। दोस्तों ये आपसे पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहस और मूर्ख तो दोस्तों बिल्कुल लॉजिक नहीं है। अल्पज्ञ और अज्ञ में क्या होगा दोस्तों, अज्ञ मतलब जो जानता हो, और अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानने वाला हो। तो आपका ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया निर्देश में कि 92-93 दिए गए अनुच्छेद का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प से चुनकर करें। समाचार पत्र यहाँ पर दोस्तों मुझे आपको बताना है कि जो आपका डाट यहाँ पर क्या भरना है, ये आपसे पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति है। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों की डैश 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 ज्ञान डैश डैश करने का साधन है। करने का साधन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ये दोस्तों अच्छा भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है आपका अच्छा है। और साधन है समाज, देश और विश्व में घटने वाले दिन प्रतिदिन की डैश 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 92 डैश 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 का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल पा सकता है। यह जन जागृति का आधार है। ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्या दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति 91 अभिव्यक्ति। इस क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं दोस्तों आ नहीं रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पर जो 91 दिया है, यहाँ पर आपको 92 लिखना चाहिए कि यहाँ पर जो डैश स्थान होगा, ये 92 वाला जो 4 विकल्प दिए इसमें एक को भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 92 का आपका बी विकल्प हो जाएगा। इसमें दोस्तों होना चाहिए कि समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति। समाचार पत्र जन साधारण के विचारों की अभिव्यक्ति करने का साधन है, तो बी विकल्प हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 93 होना चाहिए, तो 93 में इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें 93 में आपका ऑप्शन सी भरा जाएगा कि आपके समाज, देश और विश्व में घटने वाले दिन प्रतिदिन की घटनाओं का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। यह जन जागृति का आधार है। तो यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी, इसका 92 होना चाहिए, 92 से इसमें बी भरा जाएगा और 93 में सी भरा जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर हल हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं दोस्तों, तो कम से कम ही लोग इसका आंसर कर पाते हैं, क्योंकि बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो विभावरी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, विभावरी किस प्रकार का शब्द है ये आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों इस प्रकार का एक तत्सम शब्द है, एक प्रकार का तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसका दोस्तों आपका तत्व हो जाता है विभावरी का रात। क्या हो जाता है आपका, रात हो जाता है। क्या होता है आपका, रात हो जाता है। इसके बाद देखेंगे कि बहनोई शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, बहनोई जो शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा। बहनोई दोस्तों एक प्रकार का एक प्रकार तद्भव शब्द है, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आपका तत्सम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी है। और मुझे लगता है कि आप में से अधिक लोग इसका उत्तर कर देंगे, क्योंकि भगिनीपति दोस्तों, भगिनी मतलब होता है आपका बहन, और बहन और पति मतलब पति, तो भगिनीपति मतलब हो जाएगा बहनोई।
ठन ठन गोपाल का ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या हो जाएगा? कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उत्तर हो जाएगा जो ठन ठन गोपाल मतलब कि कंगाल हो गए हैं। घर बसाना अर्थ क्या हो जाएगा? घर बसाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो घर बसाना का अर्थ हो जाएगा आपका विवाह करना। और चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रूपक अलंकार है। दोस्तों रूपक अलंकार होते हैं जिसमें दोस्तों उपमान उपमेय में किसी प्रकार का अभेद नहीं होता है। तो यहाँ पर चरण कमल, चरण को ही कमल और कमल को ही चरण कहा गया है। तो इस प्रकार का ये रूपक अलंकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्थ अलंकार का बहुत ही अच्छा भेद है। और रूप श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं कि एक ही शब्द की कई सारे अर्थ हों। जैसे मैं कह रहा हूँ कि चरणधर चिंता करत भावत नींद नसोर और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो सुवर्ण है यहाँ पर इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। एक मतलब सुवर्ण मतलब सोना, एक सुवर्ण मतलब अच्छी अक्षर, और एक सुवर्ण मतलब सुंदर स्त्री। तो इस प्रकार के एक शब्द के जब अधिक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों उपमा अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ हो। जैसे मैं कहूँ कि हरि हरि रूप दियो नारद को देखें तो सुगढ़ मुस्काए। तो हरि मतलब एक होता है, हरि मतलब विष्णु, और एक हरि मतलब होता है बंदर। तो हरि ने हरि रूप दियो नारद को, हरि ने बंदर का रूप नारद को दिया। तो इस प्रकार से दो शब्द आए और एक ही शब्द दो बार आए और प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ निकला। रूपक अलंकार के बारे में बता दिया। यहाँ पर उपमान और उपमेय, उपमान से कहते हैं जिसकी उपमा की जाए, उपमेय से कहते हैं जिसकी उपमा की जाए, और उपमान से कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए। तो रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में अभेद हो जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है दोस्तों कि जिसमें उसमें दोस्तों आपको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का आपका अलंकार होता है अतिशयोक्ति, जिसे कहते हैं नहीं कि हनुमान की मूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जग गई, गए नहीं साचार भाग। तो इस प्रकार से ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार से चारों अलंकार के बारे में आप विस्तृत तरीके से समझ जाते हैं। इस प्रकार से मैं दोस्तों विस्तार पूर्वक आपको सारे आंसर को कन्फर्म कराता चलता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 99 क्वेश्चन की चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो उसमें पता होना चाहिए कि चौपाई एक प्रकार का सममात्रिक छंद है और उसमें प्रत्येक मात्रा में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं चारों में होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और चौपाई का सबसे अधिक प्रयोग रामचरितमानस में आपके तुलसीदास जी ने किया है। देखिए वीर रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो बताया था आपको कि रस वाला एक चैप्टर आपका कौन सा आपका वो आपको बताया था कि रक्षाबंधन स्पेशल क्लास में आपकी एक क्लास हुई थी दोस्तों। वहाँ पर एक ही क्लास में रक्षाबंधन स्पेशल लिया था और स्वतंत्रता दिवस पर तो आपको 7 क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आपके रक्षाबंधन पर एक स्पेशल क्लास ली थी। और एक स्पेशल क्लास इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर रस जो चैप्टर है उसको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? आपको अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप आसानी के साथ कर देंगे कि उसका हो जाएगा उत्साह। और ये क्वेश्चन भी कर देंगे कि रथ ये आपका श्रृंगार रस का होता है, उत्साह आपके वीर रस का होता है, क्रोध आपके रौद्र रस होता है, हास्य आपका हास्य रस और आपका हास्य रस का हो जाता है। तो ये बातें आपको बिल्कुल आसानी के साथ पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे 31 मिनट बीत चुके हैं और लगभग हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर दोनों प्रश्न पत्रों को मिला दिया जाए तो लगभग आज हमने 50 से क्वेश्चन शुरू किया था, लगभग 100 क्वेश्चन तक किया। तो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पिछले दिन, 50 क्वेश्चन आज के दिन, तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन अभी तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। और उसमें अभी आप तक आपके 32 मिनट हो चुके हैं, लगभग 6 से 7 मिनट और भी एक क्लास चलेंगी। तो कुछ क्वेश्चन में भी और भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन इसके बाद देखिए दोस्तों आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कुछ देर और भी मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन और भी कर देता हूं। देखिए तो विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख का अमुख, उन्मुख, प्रमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? अभी दोस्तों 8 मिनट का ये सेशन और भी चलने वाला है और 8 मिनट में लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन अभी आपके और भी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन है और लगभग आपके इस प्रकार से 120 क्वेश्चन लगभग इससे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कर दिए और एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर लगभग आपके 500 क्वेश्चन का रिवीजन आपको एक ही वीडियो, आपके 2 वीडियो अपने देख लिया आपका हो गया, क्योंकि एक में विस्तार आपको बता रहा हूँ। देखिए तो विमुख का विलोम हो जाएगा आपका उन्मुख। क्या हो जाएगा आपका? उन्मुख हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं। वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं। वाक्य के दोस्तों की बनावट के दृष्टिकोण से 3 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है आपका सरल वाक्य, एक होता है आपका सरल वाक्य, एक होता है दोस्तों आपका संयुक्त वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है आपका मिश्र वाक्य। और इसी प्रकार से दोस्तों आपके जो वाक्य इसके अर्थ के दृष्टिकोण से 8 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका प्रश्नवाचक, जैसे आपका आश्चर्यवाचक, जैसे विधिवाचक। इस प्रकार के जो होते हैं आपके ये प्रकार वाक्य के 8 भेद होते हैं। इच्छावाचक और भी बहुत सारे होते हैं आपके, ये 8 भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमौली किस शब्द किस समास से बना हो? चंद्रमौली किस शब्द किस समास से बना हो, यह पूछा जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बहुब्रीहि समास है। दोस्तों बहुब्रीहि समास के बारे में बताया था कि वह समास जिसमें दोस्तों वह समास जिसमें उसमें आपके किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं आपके बहुब्रीहि समास। तो चंद्रमौल में कौन समास है? आपके बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमौल का जिसके मौल जिसके शिखर पर आपके चंद्र हो, कौन? आपके शिव, कौन? महादेव। तो हो जाएंगे आप कौन सा? चंद्रमौली। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, बिल्कुल नहीं, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं,
जिसका सभी पद प्रधान होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा की थी, सारे समास के बारे में बताया था। देखिए, अथ जल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है गगरी भरी न होने के कारण छलकना बिल्कुल नहीं, अल्प ज्ञान पर इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना, अज्ञान प्रकट करना बिल्कुल नहीं, अल्प ज्ञान पर इतराना कहते हैं। अध जल गई छलकत जाए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बहुत बार बताया है कि कौन सी संधि है। मनोयोग में शब्द में किस संधि से बना है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें दोस्तों एक प्रकार की ये आपकी कौन संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, क्योंकि मन धन योग बराबर होता है आपका मनोयोग, एक प्रकार की क्या है विसर्ग संधि है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और व्यंजन संधि के भी कई सारे रूल हैं और आपके विसर्ग संधि के कई सारे रूल हैं। जब संधि पढ़ाऊंगा तो विशेष रूप से बताऊंगा। और संधि के बारे में जान लीजिए कि संधि आपके 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संधि से कहते हैं 2 वर्णों के मिल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो इतनी बातें संधि के बारे में बता दीजिए जो अब आपको पता भी हो गई है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, कौन सा युग्म विपरीतार्थक है। अज्ञ, प्रज्ञ, ज्ञानी, विज्ञ बिल्कुल नहीं, मयंक, मृगांक, पादप या फिर विटप, ये आपसे पूछा रहा है। बहुत ही ज्यादा क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अज्ञ का प्रज्ञ आपका हो जाएगा, अज्ञ का प्रज्ञ हो जाएगा आपका, यही आपका जो युग्म है आपका विपरीतार्थक है। प्रज्ञ मतलब जानने वाला, अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं आता हो या फिर नहीं जानता हो। तो अज्ञ का प्रज्ञ आपका बिल्कुल बिलोंग हो जाएगा। ज्ञानी का भी तो एक ही बात हो गई, मयंक का मृगांक एक ही बात हो गई, पादप का विटप एक ही बात हो गई। तो ये पर्यायवाची के दोस्तों आपके जोड़े हैं, ना कि बिलों के जोड़े एकमात्र था। देखिए, 58वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, गगन, पुरुष, तत्पुरुष यहाँ पर लिखना चाहिए था, पुरुष नहीं तत्पुरुष। ये तो मैं सोच रहा था कि पुरुष कौन समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। गगनचुंबी यह है, गगन को चूमने वाला। पद दलित, पद से दलित ये भी आपका दोस्तों हो जाएगा, पद से दलित ये भी हो जाएगा। गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला कर्ण तत्पुरुष है, पद से दलित आपका कर्ण तत्पुरुष है। बलबीन या फिर खान पान दोस्तों मुझे लगता है खान पान होगा, यही नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि खान पान नहीं होगा। और बिल्कुल सही, खान पान दोस्तों एक प्रकार द्वंद्व समास है, एक प्रकार का द्वंद्व समास है। और बलबीन भी आपका तत्पुरुष समास है। तो कौन सा नहीं है आपका, खान पान नहीं होगा। देखिए, तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द बताया कि तद्भव मतलब वो जो कि संस्कृत से विकृत करके लिए गए और तत्सम जो डायरेक्ट आपके संस्कृत से उठा लिए गए। तो तद्भव शब्द का कौन सा हो जाएगा, अमरूद, आमदनी, ऑफिस या फिर अनमोल। तो दोस्तों ऑफिस क्योंकि ये प्रकार का आपका ये तो विदेशी शब्द है, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी इसकी तरह क्वेश्चन। तो अनमोल एक प्रकार का दोस्तों आपका अनमोल एक प्रकार का तद्भव शब्द हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अज्ञ शब्द का अर्थ नहीं होता है, अज्ञ जो शब्द होता है इसका अर्थ नहीं, लगभग 65 क्वेश्चन तक करेंगे दोस्तों। 50 से 100 तक किया, 50 क्वेश्चन से लेकर 100 तक किया 50 क्वेश्चन, और ये 50 से लेकर फिर 65 तक किए 15 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चन पिछले में कराया था। तो इस प्रकार से 7 5 12 125 शब्द आपकी 125 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए मात्र और मात्र 2 मैराथन क्लास में। और जब हिस्ट्री की मैराथन क्लास आएगी तो एक ही आपकी क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इसके बारे में आप लोग तैयार रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। तो अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है चक्र, पाशा, धुरी या फिर ब्रह्मा। ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चक्र। जो चक्र होता है ये आपके आगे का अर्थ नहीं होता है। पाशा, धुरी, ब्रह्म ये तीनों आपके अक्ष के शब्द होते हैं, आपके अर्थ होते हैं। किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है। पराजय, जय में पराजय बिल्कुल है। पराधीन मतलब अधीन में पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी इसमें भी है। पराक्रम और या फिर पराभाव। तो मुझे लगता है पराभाव जो है इसमें भी आपका उपसर्ग है, पराभाव में भी उपसर्ग है और पराभाव में भी आपका उपसर्ग है। और आपका जो पराक्रम है इसी में दोस्तों आपका उपसर्ग नहीं है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञ का विलोम है। तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अज्ञ का विलोम हो जाएगा भिज्ञ। तो वैसे तो भिज्ञ जो होता है, भिज्ञ शब्द होता है, इसका सही से विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। लेकिन भिज्ञ मतलब भी होता है जानने वाला और अज्ञ मतलब जो नहीं जानता। तो आपके अज्ञ का भिज्ञ भी हो सकता है, अज्ञ का भिज्ञ भी सही उत्तर हो जाएगा और भिज्ञ का अनभिज्ञ भी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही उत्तर हैं। इसके बाद दोस्तों है आपका कि असंगत पर्यायवाची है, असंगत पर्यायवाची है। ईर्ष्या का, दाह का, जलन का, मन मुटाव का, किसका असंगत पर्यायवाची है ये आपसे पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपके मन मुटाव। मन मुटाव क्या है, एक प्रकार का असंगत पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों कि 64वां क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। और थोड़ा सा लैंग्वेज को दोस्तों हार्ड करके पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल आसानी से पता होना चाहिए कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका क्रिया।
जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे आपकी क्रिया कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65वां क्वेश्चन दोस्तों आता हो जाएगा 65वां क्वेश्चन कि विद्यालय में अवकाश के लिए प्रश्न पत्र जो आप लिखे थे उसे किसे संबोधित कर लिखा जाता है? कक्षा अध्यापक को? बिल्कुल नहीं। निरीक्षक को? बिल्कुल नहीं। कक्षा प्रतिनिधि को? बिल्कुल नहीं। दोस्तों आपको उसमें लिखते हैं कि प्रधानाध्यापक को आप लिखते हैं विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित किया जाता है? तो प्रधानाध्यापक को किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क पर, आप लोग इसे कमेंट करके इसका उत्तर देंगे और जब मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो उसका आंसर वहाँ पर आपको बता भी दूंगा। देखिए, विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, शिकायत पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र? विद्युत जो आपूर्ति इसमें अगर बार बार आपकी बाधा आ रही है तो इसमें किसके जो पत्र लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, ये बात की आपकी जो मैं कह रहा था रक्षाबंधन धमाका क्लास के बारे में, तो यही वो धमाका क्लास है जिसमें रस चैप्टर पूरा कंप्लीट करा गया है। तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। और इस जो बात कर रहा था स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास में आपकी हिस्ट्री की क्लास आपको कल आने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपका साइंस की क्लास भी आएगी, उसके बाद आपकी जियोग्राफी की क्लास भी आएगी, स्टैटिक जीके की क्लास भी आएगी और हिंदी की क्लास आपकी पूर्ण हो गई है। 2 क्लासें आपकी आ चुकी हैं। अब हिंदी की क्लास आपकी नहीं आएंगी। हिंदी की 2 मैराथन हो गई, लगभग 125 क्वेश्चन भी आपको दोनों वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा भी दिए गए हैं। तो ये बातें आपको पता चली थी। जिस प्रकार से मैंने आपको इसका जो सरप्राइज अनाउंसमेंट किया था तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से क्लासें आने वाली थी। वो क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको बताने के लिए दोस्तों मेरे पास एक न्यूज और है कि हमारी जो इतिहास की क्लास होती है इंडियन हिस्ट्री की, ये दोस्तों ये क्लास ऐसी चल रही है कि जो आपको क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। और उसमें दोस्तों को जो आपको मेडुअल हिस्ट्री है वहाँ से 712 ईस्वी जो आपको मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है वहाँ से दोस्तों आपको शुरू से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। तो जाकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आई बटन पर भी, इस वीडियो की इसी लिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी। अब दोस्तों सारी बातें आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ गए होंगे कि मैं जो आपको बातें बताना चाहता था। और ये मैराथन क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको ये मैराथन क्लास कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।